सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 26 सितंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ में कई राजनीतिक खबरों के बीच खबर दिल्ली उच्च न्यायालय से आती है। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, ना कि धनशोधन का। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र डूसू चुनाव के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को विलुप्त करने पर नाराजगी जताते हुए उच्च न्यायालय ने सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कुलपति को पोस्टर बैनर हटाए जाने तक चुनाव रद्द करने या स्थगित करने जैसे सख्त कदम उठाने चाहिए। अदालत ने टिप्पणी की, चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, ना कि धनशोधन का या भ्रष्टाचार का है। अगर विद्यार्थी इस स्तर पर भ्रष्ट हो गए तो इसका कोई अंत नहीं। मनोनीत मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला को की खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उम्मीदवारों द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। अदालत ने मौखिक रूप से विश्वविद्यालय के कुलपति के मामले में हस्तक्षेप करने और सख्त कार्रवाई करने को कहा। अदालत ने कहा कि शिक्षा स्थल पर लोग निरीक्षर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। खंडपीठ ने कहा कि चुनाव युवाओं को भ्रष्ट करने के लिए नहीं है। खंडपीठ ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को 27 सितंबर को होने वाले मतदान को स्थगित कर देना चाहिए। अदालत में उपस्थित विश्वविद्यालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर संस्थान का पक्ष रखे रहे अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले पर गुरुवार को बैठक होगी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली स्टूडेंट यूनियन डूसू के चुनाव में कई चर्चा हो रही थी, उसी को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंच गया। और आज शुरू करते संपादकीय कल्पमेधा से। अकेले आदमियों के कृत्यों से सारा इतिहास भरा हुआ है। आदमी अकेले भी बहुत कुछ कर सकता है। अकेले आदमियों ने ही विचारों से क्रांति पैदा की है। प्रेमचंद जी ने ये शब्द कहे। आज का लेख की शुरुआत कर रहे हैं, संकल्प और आत्मविश्वास से जीते पदक। और ये लेख लिखा है मोनिका शर्मा जी द्वारा। हाल ही में पेरिस में संपन्न हुए पैरालंपिक खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने निसंदेह उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। पेरिस पैरालंपिक 24 में भारतीय खिलाड़ियों ने 19 मेडल जीतकर पदक तालिका में देश को 18वें पायदान पर खड़ा कर दिया। 10 पदक तो बेटियों ने ही जीते। हौसले और जुनून की बानगी कहे जा सकने वाले खेलों के इस आयोजन में इस बार भारत ने पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और बेल्जियम जैसे कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। वर्ष 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में पहली बार भारत दहिया का आंकड़ा छूने में कामयाब रहा था। इस वर्ष भारत के खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय ही नहीं, ऐतिहासिक भी रहा है। हालांकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि भारत की तुलना पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया या बेल्जियम से नहीं करनी चाहिए। भारत की तुलना करनी चाहिए हमें चाइना, यूएसए, रशिया से, क्योंकि हम उन्हीं के साथ तो बैठना चाह रहे हैं ना डिप्लोमेसी में, उन्हीं के बराबर टक्कर देना चाह रहे हैं विश्व में। तो इनके कंपैरिजन में तो हमारे मेडल बहुत कम है। यहाँ पे ये 100+ में खेल रहे हैं, हमारे तो मेडल 28-29 है। ठीक है ना, तो हमें कंपैरिजन भी वहाँ करना चाहिए जहाँ पे हमें फाइट करना है। ठीक है ना, अपने से नीचे वालों पे कंपेयर करके आप कभी भी खुश रह लिए तो कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दरअसल भारतीय पैरा खिलाड़ियों की यह सफलता देशवासियों को गर्व महसूस करवाने वाली तो है ही, हर खिलाड़ी की यात्रा भी किसी न किसी मोर्चे पर प्रेरणादायी है। यही कारण है कि आत्मविश्वास के बूते विश्वसनीय प्रदर्शन कर देश का मान बढ़ाने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। पैरालंपिक 24 में भाला फेंक प्रतियोगिता में सुमित अंतिल ने अपना ही कीर्तिमान तोड़कर स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत के पैरा खिलाड़ी तीरंदाज हरविंदर सिंह ने भी इतिहास रचते हुए व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। ओलंपिक या पैरालंपिक में किसी भी भारतीय तीरंदाज का ये पहला स्वर्ण पदक है। तो गोल्ड मेडल हमें आर्चरी में इस बार हरविंदर सिंह जी द्वारा मिला है देश को, ये पहला है हमारा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा इसी बहाने कि गोल्ड तीरंदाजी बोले तो आर्चरी हरविंदर सिंह द्वारा जीता गया है। ठीक है ना, भाला फेंक प्रतियोगिता में किसने जीता है? सुमित अंतिल ने। तो ये ध्यान रखना है हमको।
सुमित अंतिल, इसमें भाला फेंक में, जो ऐसे फेंकते हैं ना, एक श्यों दूर जाके अपना गिरता है। आगे बढ़ते हुए, किसी भी क्षेत्र में कमाल कर दिखाने के बाद पहचान और मान मिलना चाहिए, और आम नागरिक की तरह जीते हुए तो अनगिनत मुश्किलें उनके हिस्से होती हैं। निशक्ताओं के प्रति निशक्तजनों के प्रति उपहास उड़ाना और असभ्य भाषा का व्यवहार आम है। तेलंगाना के वारंगल जिले में के करगोड़ा गांव की दीप्ति जीवनाजी को भी गांव के लोग चिढ़ाते हुए ताना मारते थे। 20 वर्षीय पैरालंपिक में कांस्य पदक हासिल कर भारत की पहली इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड एथलीट बन गई है। तो ये याद रखिएगा कि पहली इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड एथलीट कौन बनी है? दीप्ति जीवन जी। इतना ही नहीं, दीप्ति 2022 के एशियन पैरा गेम्स और 24 के वर्ल्ड पैरा चैम्पियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी है। तो ये जो हमारे प्लेयर्स की खास बात है कि विषम से विषम परिस्थितियों में रहने के बाद भी देश का नाम और देश का गौरव इन खेलों में दिखाया। पैरालंपिक खेलों में 19 पदक पाने तक पहुंचने की यात्रा भी बहुत सी कोशिशों का ही परिणाम है। ताज़ा उपलब्धियों के पीछे की सदी तैयारियां और व्यवस्थागत प्रयास ही हैं। पैरालंपिक खिलाड़ियों की तैयारी के लिए न केवल वित्तीय सहायता बढ़ी है, बल्कि पैरालंपिक खिलाड़ियों के को मुख्यधारा के खिलाड़ियों की तरह अहमियत भी मिलने लगी है। भारत सरकार ने पैरालंपिक 21-24 के लिए 74 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। मतलब भारत सरकार भी अब ये प्रयास कर रही है, भारत सरकार प्रमोट कर रही है कि पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी उतना ही फाइनेंशियल एड दिया जाए जितना कि सामान्य वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है, मतलब कि जो कि आपके पैरा दिव्यांग नहीं हैं। भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक जीत विजेता और एशियन पैरालंपिक समिति के सदस्य होने के साथ ही वर्ष 20 में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनी दीपा मलिक। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष दीपा मलिक जी बनी थी। दीपा मलिक के अनुसार हालिया वर्षों में पैरालंपिक के लिए जो नीति बनी है उसे टारगेट ओलंपिक पोडियम के तहत खिलाड़ियों को तैयारी के हिसाब से राशि दी जा रही है। साथ ही खुद खिलाड़ी भी अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। पैरालंपिक में पदक बढ़ाने की वजह ये भी सही है कि जब ज़मीनी स्तर पर कई खिलाड़ियों के लिए तैयारी के वास्ते एक्सीलेंस प्रोग्राम और खेलो इंडिया पैरा गेम्स जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं, वहीं पैरा खिलाड़ियों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विशेष उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता मिली है। तो यहाँ पे हमने जानने का प्रयास करा कैसे भारत बहुत ही अच्छा कर रहा है पैरालंपिक गेम्स को लेकर। आगे बढ़ते हुए अगले आर्टिकल की ओर, घाटी में राजनय। जम्मू कश्मीर पर स्वाभाविक रूप से दुनिया की नज़र रहती है। पाकिस्तान इस इलाके को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी दावेदारी के बारे में गलत बयानी करता रहता है, वहाँ आतंकवाद फैलाने में जुटा हुआ है। हालांकि ऐसी गतिविधियों में अपना कोई हाथ होने से भी वह लगातार इनकार करता रहा है, लेकिन उसकी कारगुजारियाँ जगज़ाहिर हैं। उसकी ओर भारत सरकार ने वहाँ आतंकवाद पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है, और अब जम्मू के विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी उत्साह से मतदान कर रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान के दौरान घाटी में विभिन्न देशों के वरिष्ठ राजनयिकों का दौरा हुआ। देखिए, कई देशों के डिप्लोमेट्स गए थे इलेक्शंस को देखने के लिए। मतदान के दौरान विदेश मंत्रालय ने दिल्ली स्थित दूतावासों में कार्यरत राजनयिकों के लिए घाटी की यात्रा आयोजित की। इसके पीछे तर्क दिया गया कि इससे विभिन्न देशों तक जम्मू कश्मीर के हालात की असल जानकारी पहुंच सकेगी। पहले चरण में मतदाताओं को काफ़ी उत्साह दिखा। दूसरे चरण में भी मतदान के आंकड़े उत्साहजनक रहे। हालांकि राजनयिकों की इस यात्रा पर विपक्षी दलों ने ऐतराज़ जताया, जो कि स्वाभाविक है। फिलहाल यहाँ पे डिप्लोमेट्स को ले जाने का मेन टारगेट ये था कि उनको दिखा सके कि हमारी जो घाटी है जम्मू कश्मीर वैली, वो बिल्कुल शांत है और अच्छा वहाँ पे चुनाव का वोटिंग भी चल रहा है और किसी प्रकार का आतंकवाद से कोई वहाँ पे परेशान नहीं है। अगली खबर है, महाराष्ट्र में बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी की मुठभेड़ में मारे जाने को लेकर स्वाभाविक ही सवाल उठ रहे हैं। मुंबई हाईकोर्ट ने इस मुठभेड़ को लेकर महाराष्ट्र पुलिस के कार्यव्यवहार पर कई तीखे सवाल उठाए हैं। अदालत ने इस मुठभेड़ पर शंका जाहिर करते हुए जांच करने का आदेश दे दिया है। महाराष्ट्र पुलिस पर उठ रहे सवाल उन सभी राज्यों की पुलिस पर भी सवाल हैं जो मुठभेड़ दिखाकर आरोपियों को मार गिराती है और उसे अपनी उपलब्धि बताती है।
बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, मगर इसे लेकर कुछ नियम कायदे हैं उस पुलिस के सामने। जब भी ऐसी स्थिति आ जाए और आत्मरक्षा में गोली चलानी ही पड़ जाए तो कमर के नीचे निशाना साधने का प्रशिक्षण दिया जाता है। मगर पिछले कुछ वर्षों में हुई मुठभेड़ों के दौरान उस नियम कायदे का पालन नहीं नजर आता। इससे यही शक होता है कि पुलिस या तो अपनी कुछ कमियों को छिपाना चाहती है या उस अदालतों पर विश्वास नहीं है। वह खुद फैसले करके दंड देने में यकीन करने लगी है। किसी आरोपी के मारे जाने से उस मामले से जुड़े कई तथ्य खत्म हो जाते हैं। इस तरह मामले की सच्चाई तक पहुंचने के रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। फिर किसी भी आरोपी को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक कि उसका दोष सिद्ध ना हो जाए। तो साथियों, यहाँ पे असल में जो पुलिस किलिंग्स हैं इसको सवाल उठाया है, जो कि इस देश में चर्चा हमेशा बनी रही है। पुलिस के द्वारा एनकाउंटर करके जो अपराधियों को मार दिया जाता है उनको न्यायालय के रास्ते नहीं ले जाया जाता है, उनको गोली के रास्ते ले जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर एक निगाह मारते हुए चलेंगे तो अभी भी इज़राइल और फ़िलिस्तीन और हमास युद्ध ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, उसमें हिज़्बुल्लाह भी शामिल है। और इसके अलावा यूएन में बहुत ही जो बैठक चल रही थी, इज़राइल ने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखा और ये क्लियर कह दिया यूएन में खड़े होकर कि हमें किसी की ज़रूरत ऐसी है नहीं, हमें जो करना है वो हम करके रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस सदन का सिर्फ एक ही काम है, निंदा करना। कोई घटना हो जाती है तो निंदा करते हैं बस, एक्शन नहीं लेता है कोई भी। इसलिए अब हम एक्शन खुद ही लेंगे। इसके साथ ही साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।